हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लगातार सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द 2 दिन से करते चले आ रहे हैं। बहुत ही बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है और यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आज भी हम इसी टॉपिक को देखेंगे, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आज इस टॉपिक को लास्ट डे होगा हमारा, आज इसे हम खत्म कर देंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लगातार प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। हिंदी के सारे टॉपिक जितने भी हैं सब बिल्कुल आसान हैं, बशर्ते वो प्रैक्टिस मांगते हैं। हिंदी कोई रटने की चीज़ नहीं है कि आप पर्यायवाची ले लीजिए, आप संधि ले लीजिए, समास ले लीजिए, रटते चले जाइए। रटेंगे तो फिर हर बार एग्जामिनेशन से जितने एग्जाम देंगे आप रटते ही रह जाएंगे। तो ये जरूरी है, प्रैक्टिस मांगता है। एक एक टॉपिक को पढ़िए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको उसमें परफेक्शन आता जाएगा और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। निश्चित तौर पे हिंदी में आपका नंबर नहीं जाने पाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म क्रमशः शब्दकोश एवं खजाना का अर्थ प्रकट करता है? कोश कोश या फिर कोश कोश या फिर कोश कोश या फिर कोश कोश। सभी कोश कोश लिखे हैं, लेकिन सब में किसी में दंती सा है, किसी में मूर्धन्य सा है, किसी में तालव्य सा है। तो आप सभी कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। शब्दकोश एवं खजाना। आइए देखते हैं। बात करें शब्दकोश तो इसे हम कहते हैं कोश, और खजाना की बात करें तो इसका होता है कोश, यानी मूर्धन्य सा होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। कोश का मतलब शब्दकोश और कोश का मतलब खजाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बच्चों को अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो आधि और व्याधि का मतलब नहीं पता होता है। तो इसमें पूछा है आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें व्याधि की तो व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। तो बिल्कुल इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आधि व्याधि, आधि का मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अंश अंश बताना है, कंधा संख्या या फिर कंधा भाग या फिर भाग कंधा या फिर अंशहर। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। इस अंश का मतलब होता है कंधा, और बात करें इस अंश की तो इसका मतलब होता है भाग, यानी किसी चीज का एक अंश एक भाग। तो कंधा और भाग ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करिए। लंबा प्राचीन या फिर वस्त्र पुराना या फिर पेड़ वस्त्र या फिर पुराना वस्त्र। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, चिर चीर। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चिर जैसे हम कहते हैं चिरकाल से चला आ रहा है, किसी चीज को हम कहते हैं चिरकाल से चला रहा है, यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो चिर का मतलब होता है पुराना। बात करें इस चीर की तो इस चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है निर्भय दोनों, या फिर हवा अग्नि, या फिर पढ़ना पढ़ाना, या फिर दोनों निर्भय। अभय उभय। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। अभय उभय। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि आ का मतलब होता है नहीं, आगे लगा है भय, यानी बिना भय के उसे हम बोलेंगे निर्भय। बात करें उभय की, तो उभय का मतलब दोनों, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन करिए। अन्न और अन्य, सभी को पता है कि अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब दूसरा होता है, तो अनाज और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, अनाज और दूसरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा समरूपी शब्द कृपण और कृपाण का सही अर्थ है? कृपण और कृपाण। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इस कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म उर्मी घोटक को सही प्रदर्शित करता है? उर्मी घोटक, यानी इनमें से किसके अर्थ हैं ये बताना है। उर्मी घोटक। बात करें उर्मी, तो उर्मी लहर को, तरंग को कहते हैं, तो यानी तरंग बी में दिया है, सी में दिया है, यानी या तो बी होगा या तो सी होगा। बात करें कुरंग, तो कुरंग का मतलब तो हिरन हो जाता है, कोई बात ही नहीं है। घोटक कह रहा है, तो घोटक हमारा घोड़े का पर्यायवाची होता है, अश्व है, तुरंग, घोटक, तो घोटक अश्व का पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची है, और यहाँ तुरंग आया है, तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है, और उर्मी लहर का पर्यायवाची है, जिसे हम तरंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ कुरंग का मतलब हिरन हो जाता है, यहाँ पे कुरंग कर दिए, कुरंग का मतलब हिरन, जबकि घोटक का मतलब अश्व होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रत रति शब्द युग्म का अर्थ है पुरुष स्त्री, या फिर प्रेमी प्रेमिका, या फिर लीन प्रेम, या फिर संयोग वियोग। रत रति। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिएगा। रत। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, जैसे कहते हैं वो किसी चीज में रत है, मतलब उसमें लीन है, किसी चीज में रत होना मतलब उसमें लीन होना। और रति, तो ये रति हमारा होता है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, यानी जिसे हम कहते हैं प्रेम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद वाद्य शब्द युग्म का अर्थ है विनोद कमजोर, या फिर तर्कबाजा, या फिर वादी प्रतिवादी, या फिर तर्क वितर्क। वाद और वाद्य। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं वाद विवाद, वाद विवाद का मतलब है तर्क वितर्क करना, तो यानी वाद का मतलब तर्क से हो गया। बात करें वाद्य, तो वाद्य जैसे वाद्य यंत्र होता है, यानी बाजा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है पायस और पावस युग्म का अर्थ है खीर घास, या फिर खीर वर्षा, या फिर खीर उमस, या फिर कोई नहीं। पायस और पावस। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। पायस और पावस। आइए देख लेते हैं। पायस का मतलब होता है खीर, और बात करें पावस, तो पावस वर्षा ऋतु को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है नव नव्य युग्म का अर्थ है नौ नया, या फिर नया एक नाम, या फिर नवग्रह नवेली, या फिर उपसर्ग प्रत्यय। बात करें नव, तो नव जैसे हम लिखते हैं गिनती में नव, उसी को संस्कृत में बोलते हैं नव।
नव्य का मतलब होता है नया, तो नौ और नया यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है इंदु इंदुर युग्म का अर्थ है स्त्री चूहा या फिर चंद्रमा चूहा या फिर इंद्र विधुर या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। इंदु हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु, शशि, मयंक, राकेश ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। बात करें इंदुर, तो इंदुर का मतलब होता है चूहा और इंद्र का मतलब, इंदु का मतलब चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बहन वहन युग्म का अर्थ है। बहन और वहन की बात कर रहा है, तो भगनी बहना, सहोदरा बहना, भगनी ढोना, सहोदरा प्रवाह। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। बहन का मतलब होता है भगनी, भगनी को कहते हैं बहन, और वहन मतलब होता है ढोना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भगनी का मतलब बहन और ढोना यानी वहन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है नग नाग युग्म का अर्थ है पत्थर सांप या फिर हीरा सर्प की जाति या फिर पहाड़ नगीना या फिर पहाड़ सर्प। नग और नाग, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नग और नाग, अब देखिए नग का मतलब होता है पहाड़, तो पहाड़ तो हमें दिख रहे हैं इनमें सी और डी में। बात करें नाग, तो सभी को पता है कि सर्प होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब कुछ लोग नग का मतलब हीरा से जोड़ने लगेंगे, लेकिन वो गलत होगा, नग का मतलब पहाड़ लिया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपको फंसाने के लिए दिया है। नग का मतलब एक तरह से हीरा ना होके मोती हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तम तमा युग्म का अर्थ है प्रत्यय रात्रि या फिर रात्रि सबसे अधिक या फिर अंधकार रात्रि या फिर रात्रि स्त्री। तम और तमा, आइए देखते हैं। तम का मतलब होता है अंधकार, तो यहीं से हमने पकड़ लिया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तम मतलब अंधकार, तमा का मतलब रात्रि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है इति इति युग्म का अर्थ है समाप्ति विपत्ति या फिर समाप्त होना, आरंभ या फिर कीड़े, विपत्ति या फिर अंत, व्याधि। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग करिएगा। इति इति, आइए देखते हैं। इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब होता है विपत्ति, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है उर उरु युग्म का अर्थ है जंघा, हृदय, हृदय जंघा, ईख, हृदय या उपरोक्त कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा। बात करें इस उर की, तो इस उर का मतलब हृदय होता है। हृदय ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा है, और उरु की बात करें तो इसका मतलब जंघा या जांघ होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है भवन भुवन युग्म का अर्थ है घर, जगत, मकान, संसार, घर, सुंदर, वन या उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। सभी को पता है कि भवन, भवन का मतलब होता है घर या मकान से आप ले सकते हैं, लेकिन बात करें भुवन, तो भुवन का मतलब संसार होता है, तो संसार हमारा केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है मकान या संसार, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है पथ पथ्य युग्म का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पथ पथ्य युग्म का अर्थ है, लोगों को पथ का मतलब तो पता होता है लेकिन पथ्य का मतलब नहीं पता होता। तो बात करें पथ की, तो पथ का मतलब होता है रास्ता,
बात करें पथ्य की, तो पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। नोट कर लीजिएगा कि पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, शब्दों के अर्थ को समझिए, साथ में आपके पर्यायवाची भी कंप्लीट होंगे और उसके अर्थ भी आपको पता चलेंगे, और साथ में ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी हो जाएंगे, और यहाँ से आपका एक नंबर भी बच जाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी को रटिए मत, समझिए। रटना है तो मैथ में फार्मूले को रटिए, हिंदी रटने की चीज़ नहीं है। अब जैसा कि हमारा अगला टॉपिक होगा रस। अब बिल्कुल कल से बिल्कुल आनंद ही आनंद आने वाला है, क्योंकि रस पढ़ते समय हमें बहुत आनंद महसूस होता है। रस आप पढ़िए और आनंद ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर रस का कोई मतलब ही नहीं है। कई सारे लोग रस की ट्रिक बताते हैं कि ये शब्द दिखे तो ये लगा देना, ये शब्द दिखे तो ये रस लगा देना। ऐसा नहीं करना है, ट्रिक काम नहीं करती है। क्योंकि क्या होता है कि ट्रिक केवल 80% काम करती है, 20% आप गलत कर देते हैं, और एग्जामिनर को पता है, वो उसी 20% में आपसे पूछेगा और आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए रटने की जगह चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। रस पढ़ते वक्त आप शब्दों के अर्थ निकालने की कोशिश करिए, ना कि उसका बस आनंद लेते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे रस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।